बहुत सारे दोस्तों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि आईआरएस पे वीडियो बनाएं। जो मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि मेरा आईआरएस में रिफंड ज़्यादा कैसे आया था, मैंने कॉन्टाबिलिस्टा के थ्रू अपना आईआरएस फिल करवाया था। तो इस वीडियो में मैं आपको बता दूं, मैंने रिसेंटली जो है अपने कॉन्टाबिलिस्टा को मैसेज किया था। मैंने उनको बताया था आईआरएस फिल करना है, क्योंकि 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक हमें टाइम मिलता है जो आपका आईआरएस है उसको फिल करने का। अब उन्होंने मुझे मैसेज वापस में क्या किया, आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि अभी जो है हम 15 डेज तक अवॉइड करते हैं, यानी फर्स्ट 15 डेज जो अप्रैल के होते हैं हम उस टाइम आईआरएस नहीं भरते। उसका रीज़न होता है कि एरर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इस वजह से हम अवॉइड करते हैं। हम जो है 15 अप्रैल के बाद जितना भी आईआरएस है वो हम फिल करते हैं अपने क्लाइंट्स के। तो अगर आप भी आईआरएस फिल करें तो पहले 15 डेज अवॉइड करें, 15 अप्रैल के बाद आप अपना आईआरएस भरें। मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि ये सजेशन मुझे मेरे कॉन्टाबिलिस्टा से मिली है, जिससे मैंने लास्ट टाइम अपना आईआरएस फिल करवाया था। अब दूसरी चीज़ क्या है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि पुर्तगाल में एक लॉ है, अगर आपके पास कोई डिपेंडेंट है, जो डिपेंडेंट इनकम है आपकी, अगर वो 8,500 से कम है तो आपको आईआरएस भरने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पुर्तगाल का लॉ कह रहा है। आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप खुद से भी जाके इस वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। ये लॉ 8,500 यूरो जो डिपेंडेंट इनकम होती है, अगर उनकी इनकम इतनी है तो आपको उनका आईआरएस भरने की ज़रूरत नहीं है, वो टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाते हैं टेक्निकली और ऑटोमेटिकली। अब तीसरी चीज़ जो है, जो मेन और इम्पोर्टेंट है, जो बहुत ज़्यादा मिथ जो है हम एशियंस के बीच में है, पुर्तगाल में है, क्योंकि हमारे पास कंप्लीट नॉलेज नहीं है, हमारे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। जितने भी सारे लोग यहाँ पर आईआरएस फिल करवाते हैं, जिनका जो है फाइन आता है, जिनका मूलता आता है, मतलब उल्टा उनको भरना पड़ता है रिसीव होने की जगह, उसका रीज़न वो ये देते हैं कि मेरी इनकम जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। फॉर एग्जांपल मेरी इनकम 20,000 यूरो थी, मेरी इनकम 30,000 यूरो थी, टोटल जो मेरे साल के जो एक्सपेंसेस थे, जो मेरे इन्वेस्टमेंट थे, वो मेरे 30,000 से ज़्यादा बन रहे थे, 20,000 से ज़्यादा बन रहे थे। इसकी वजह से मुझे उल्टा आईआरएस को देना पड़ा, जो कि सच बात नहीं है, वो गलत बात है। मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ यहाँ पर क्या होता है। आप आईआरएस फिल क्यों करवाते हो? आईआरएस फिल करने का रीज़न क्या होता है? आईआरएस हम फिल इसलिए करते हैं क्योंकि हम गवर्नमेंट को डिक्लेयर करते हैं कि पूरे साल में जितने भी मैंने इन्वेस्टमेंट की है, जितने भी मैंने अर्निंग्स की है और जितने भी मैंने एक्सपेंसेस किए हैं, उनके जो टैक्स है वो मैंने राइटफुली और लॉफुली फिल करे हैं। तो मैंने किसी का कोई टैक्स नहीं चुराया है, मैंने टाइम से और राइटफुली और लॉफुली अपना टैक्स पे करा हुआ है। तो एंड ऑफ द ईयर आप उसी चीज़ को डिक्लेयर करते हो कि ये जो एक्सपेंसेस है, ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये मैंने इस तरीके से और इतना टैक्स पे करा था। अब आप बताइए कि अगर आप कहीं पे भी कुछ भी चीज़ खरीदते हो, तो कोई भी गवर्नमेंट हो, उस पे एक बार वो टैक्स आपका एप्लीकेबल होता है। तो 2 बार कोई भी गवर्नमेंट आपको एक ही चीज़ पे टैक्स भरने को नहीं बताएगी। ये कोई लॉजिक नहीं बन रहा और ना ही कोई लॉ है। अब होता क्या है कि जब हम खुद से टैक्स जो है वो डिक्लेयर करते हैं, जब हम खुद से जो है आईआरएस डिक्लेयर करते हैं, तो हम मैच नहीं करते। जो हमारा पुराना एक्सपेंसेस था, जो पूरे साल के हमारे इन्वेस्टमेंट थे, जो एक्सपेंसेस थे, हम उनको मैच ही नहीं करते कि जो हम आईआरएस डिक्लेयर कर रहे हैं, क्या वाक़ई में ये हमें जस्टिफ़ाई करता है कि जितने एक्सपेंसेस थे, जितने हमारे जो इन्वेस्टमेंट है, उनको जस्टिफ़ाई करता है कि ये सही में है, राइट वे में है। अगर हम वो सही तरीके से आईआरएस डिक्लेयर नहीं करते, तो ऑब्वियसली जो डेटा जो इनके पास चला जाता है, वो ये चला जाता है कि ये मैच नहीं हो रहा है। मतलब ऐसे कहीं भी आपके इन्वेस्टमेंट थे, आपके कहीं भी ऐसे जो है एक्सपेंसेस थे, जिनमें आपने टैक्स जो है वो डिक्लेयर नहीं किया, जिनमें आपने टैक्स नहीं भरा है। उस वजह से फिर आपके पास जो है वो मूलता आ जाता है, वो फाइन आ जाता है। वो आपको बोला जाता है कि आप अब इसका टैक्स भरें, क्योंकि जो डिक्लेरेशन आपने दिया है उसमें कहीं भी क्लियर नहीं है कि आपने इस चीज़ का टैक्स भरा है या ये इन्वेस्टमेंट आपने वहाँ पर दिखाई है। तो इस वजह से बहुत सारे लोगों का जो खुद से जो अपने आईआरएस फिल करते हैं, ऑटोमेटिकली अपना आईआरएस फिल करवाते हैं, या जो है वो एरर्स को चेक नहीं करते, तो उस वजह से उनको हमेशा जो है वो पे करना पड़ता है। तो अब ये चीज़ जो है एक अकाउंटेंट ही चेक कर सकता है, क्योंकि वो इस बैकग्राउंड से है, उनको फाइनेंशियल नॉलेज है, उन्होंने इसमें जो है डिग्री की है। हम लोगों को नहीं पता, मुझे खुद से नहीं पता, इसलिए मैं जो है अकाउंटेंट की हेल्प लेता हूँ, क्योंकि उसको फाइनेंशियल नॉलेज है, उसको पता है कि कौन से एरर कैसे ठीक करवाने हैं। अब बहुत सारे लोगों का कंसर्न होता है कि मैंने तो अकाउंटेंट से ही भरवाया था, मैंने तो कॉन्टाबिलिस्टा से भरवाया था, फिर भी मेरा जो है मैंने वापस मुझे पे करना पड़ा इनको आईआरएस वालों को। अब रीज़न ये होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग पुर्तगाल में भी है जो पुर्तगेशी है, जिनको सच में नॉलेज नहीं है, तो उसकी वजह से जब आप उनके पास जाते हो तो वो लोग जो है सही से आईआरएस आपका फिल नहीं करते। तो आप ध्यान से देखिए, जब आप मैप में सर्च करते हैं कॉन्टाबिलिस्टा, आसपास देखिए कि सबसे अच्छी रेटिंग किसकी है। तो जिसकी सबसे अच्छी रेटिंग है आप उसके पास जाएँ और अपना आईआरएस जो है वो फिल करवाएँ। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती है जब आप आईआरएस फिल करवाते हैं। तो जो मिथ है उसको हटाएँ,
असली नॉलेज जो है, जो सच्ची नॉलेज है उसको गेन करें, इन्फॉर्मेशन को गेन करें। आप इनकी वेबसाइट पे जाके विज़िट कर सकते हैं। अगर आप निफ़ पोर्टल पे लॉगिन करते हो, वहाँ पे भी आईआरएस के बारे में ब्रीफली नॉलेज दी गई है। तो आपको किसी की जो मिथ है या किसी की जो ये फ़ॉल्स इन्फॉर्मेशन है उसको साथ लेकर चलने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक करें, अकाउंट को फ़ॉलो करें और मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं।